हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फिफ्थ सेमेस्टर के वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी फर्स्ट पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत फर्स्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी 13 का सब्जेक्ट है। अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी फर्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी फर्स्ट, इसमें हमारी टोटल फोर्थ यूनिट रहने वाली है। तो जी हमारा सब्जेक्ट का सिलेबस रहेगा ये फोर्थ यूनिट में कंप्लीट होगा, जिसमें जो हमारी यूनिट फर्स्ट आएगी, जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट आती है, उसमें हमारा एक ही चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम पार्ट और व्याख्या के बारे में बात करेंगे। तो यही था बस हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट। इसके बाद हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी, जिसमें पुरातनता के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 2 में हम प्लेटो के बारे में बात करेंगे और चैप्टर नंबर 3 में अरस्तु के बारे में करेंगे। तो जो प्लेटो और अरस्तु विचारक है, इनके बारे में हम चैप्टर नंबर 2 और 3 में बात करेंगे, जिसके साथ जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट होने के बाद देन हम हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी अंतराल को लेकर रहने वाली है, जिसमें भी हमारा एक ही चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4 मैकावली। तो चैप्टर नंबर 4 में हम मैकावली के विचार के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ जो हमारी यूनिट थर्ड होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। देन हम हमारी नेक्स्ट यूनिट एंड लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें अधिकारवादी व्यक्तिवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 5 रहेगा उसमें हम होब्स के बारे में बात करेंगे और जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसमें हम जॉन लॉक के बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ जो हमारी यूनिट नंबर 4 है ये भी कंप्लीट होती है, जिसके साथ हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी फर्स्ट का जो सब्जेक्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसका सिलेबस सिर्फ फोर्थ यूनिट थी। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट से। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फिफ्थ सेमेस्टर के वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी फर्स्ट सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के पाठ और व्याख्या नाम के इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीति सिर्फ नेता और चुनावों तक सीमित नहीं है? असल में राजनीति दर्शन यानी पॉलिटिकल फिलोसफी हमें यही समझने में मदद करता है कि न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है और समाज को किस तरह चलना चाहिए। तो आज हम जानेंगे पश्चिमी राजनीतिक दर्शन के पहले अध्याय पाठ और व्याख्या को, जो कि हमारी कहानी को और ही दिलचस्प बनाता चला जाएगा। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम सबसे पहले देखेंगे, यह यूनिट हमें बताती है कि राजनीतिक दर्शन क्यों पढ़ना चाहिए। अलग अलग समय, जगह और समाजों में दार्शनिकों ने राजनीति के बारे में विचार रखे हैं। हमें यह समझना जरूरी है कि पुराने विचार आज भी हमारे समाज और राजनीति को समझने में मदद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हर समय हर समाज में दार्शनिकों ने राजनीति को अपने अपने अंदाज में समझाया है। कभी प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की, तो कभी होब्स ने शक्ति और सुरक्षा पर जोर दिया। तो इन पुराने विचारों का अध्ययन क्यों जरूरी है? क्योंकि यही हमें आज की राजनीति और समाज को समझने की चाबी देते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है, हम राजनीतिक दर्शन का अध्ययन क्यों करते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं जो राजनीतिक दर्शन है उसका अध्ययन क्यों करना चाहिए और किस लिए राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, राजनीतिक दर्शन से हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों की गहराई समझ आती है। इससे हम समाज और राजनीति पर गंभीर चिंतन कर पाते हैं। तो जो राजनीतिक दर्शन है वो हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्य की गहराई से समझ देता है। सोचिए, अगर जॉन लॉक ने सहमति से सरकार का विचार न दिया होता तो क्या आज लोकतंत्र इतना मजबूत होता है? यह हमें अपने संविधान, नीतियों और संस्थाओं की आलोचनात्मक समझ देता है। तो ये जो दर्शन है यह सिर्फ हमें विचार ही नहीं देता, बल्कि हमें अपने संविधान, नीति और संस्थाओं की आलोचना और समझ भी कराता है। उदाहरण के लिए, लोग ने सहमति से सरकार का विचार दिया,
जिसने आज की लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभावित किया। तो यही था हमारा राजनीति का दर्शन क्यों आवश्यक होता है, उसको हमने देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जॉन रोल्स द्वारा दार्शनिक दर्शन की भूमिकाएं। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारे जॉन रोल्स के दार्शनिक दर्शन की भूमिका है उसको देख लेते हैं। तो जो जॉन रोल्स जी है उन्होंने राजनीतिक दर्शन की 4 भूमिका बताई। तो जो दार्शनिक जॉन रोल्स है उन्होंने राजनीतिक दर्शन की 4 भूमिकाएं बताई। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा ये हमारे जॉन रोल्स जी है, जिसमें इन्होंने जो 4 भूमिका बताई उसमें उन्होंने सबसे पहली भूमिका बताई व्यावहारिक भूमिका, जिसमें राजनीतिक संघर्षों में साझा आधार देने का काम करती है। तो जो व्यावहारिक भूमिका है वो समाज में संघर्ष हो तो साझा आधार देता है। सेकंड जो हमारी भूमिका बताई है वो दिशा निर्देश बताई है, नागरिकों को समाज और राज्य की संस्थाओं को लेकर सोचने की प्रेरणा देता है। तो नागरिकों को सोचने की प्रक्रिया देता है कि संस्थाएं कैसी हो। थर्ड जो भूमिका बताई है वो बताई है सामंजस्य, जिसमें वर्तमान संस्थाओं और परंपराओं को तर्कसंगत रूप से समझने और स्वीकार करने में मदद करता है। तो जो हमारी वर्तमान परंपरा है उसको समझने और स्वीकार करने में मदद करता है। फोर्थ आता है सीमाओं की जांच, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में समाज कैसा होना चाहिए। तो यह सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य का समाज कैसा होना चाहिए। तो यही थे हमारे 4 भूमिकाएं जो कि जॉन रोल्स द्वारा राजनीतिक दर्शन की बताई गई है। तो ये था हमारा जॉन रोल्स द्वारा राजनीतिक दर्शन की भूमिकाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हमें राजनीतिक दर्शन का अध्ययन कैसे करना चाहिए। तो अब हम समझ लेते हैं जो हमारा राजनीतिक दर्शन है उसका अध्ययन हमें कैसे करना चाहिए, उसको हम समझ लेते हैं। तो दार्शनिकों को उनके समय समाज और समस्याओं के संदर्भ में समझना चाहिए। सीधे सीधे आज के सवालों के जवाब ढूंढने के बजाय यह देखना चाहिए कि उन्होंने अपने समय की चुनौतियों को कैसे समझा। तो जो राजनीतिक विचार है उनको उनके समय और संदर्भ में समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि होब्स ने सामाजिक अनुबंध की थ्योरी गृहयुद्ध के दौर में लिखी, इसलिए उनका फोकस कानून और सत्ता की मजबूती था। तो उदाहरण के लिए यही था कि जब होब्स ने सामाजिक अनुबंध की थ्योरी दी तब इंग्लैंड गृहयुद्ध से गुजर रहा था, इसलिए उनके लिए व्यवस्था और मजबूत राज्य सबसे बड़ी जरूरत थी। अगर हम इन्हें आज के संदर्भ में बिना इतिहास समझे पढ़ेंगे तो गलत फहमियां भी पैदा होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे होब्स जी है जिन्होंने सामाजिक अनुबंध की थ्योरी दी थी। तो यही था हमें राजनीतिक दर्शन का अध्ययन कैसे करना चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्किनर का ऐतिहासिक विसंगतों का विचार। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा ये हमारे क्वेंटिन स्किनर जी है, जिन्होंने कहा कि दार्शनिकों को गलत ढंग से समझने की 4 बड़ी समस्या होती है जिन्हें मिथक या मिथ्स कहा गया है। तो क्वेंटिन स्किनर ने कहा कि दार्शनिकों को गलत समझने की 4 बड़ी समस्याएं होती है जिन्हें उन्होंने मिथक कहा। तो सिद्धांत सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे मिथक है उसके सिद्धांत के मिथक का पहला रूप, मान लेना कि हर दार्शनिक ने किसी विशेष विचार का ही पूर्ण सिद्धांत दिया। जैसे मान लेना कि लोकतंत्र का विचार सबसे पहले प्लेटो ने ही पूरी तरह दिया। तो पहला आता है हमारा पूर्ण सिद्धांत का मिथक, जिसमें मान लेना कि दार्शनिक ने ही सब कुछ एक ही बार में पूरा बताया है। तो उसको हमने सिद्धांत का मिथक का पहला रूप बताया जिसे हमने पूर्ण सिद्धांत का मिथक भी बोला। सेकंड हमारा आता है सिद्धांत के मिथक का दूसरा रूप। इसमें जब दार्शनिक ने कोई विषय छुआ पर विस्तार नहीं किया फिर भी हम मान लेते हैं कि उन्हें पूरा सिद्धांत बना दिया। जैसे लोक ने कुछ जगह पर संपत्ति की चर्चा की तो इससे उनकी मुख्य थ्योरी मान लेना। तो जो दूसरा सिद्धांत आता है वो हमारा आता है अधूरा सिद्धांत भी पूर्ण मान लेना, जिसमें थोड़ी चर्चा को ही मुख्य थ्योरी मान लिया जाता है। थर्ड जो हमारा आता है वो हमारा सुसंगति का मिथक आता है, जिसमें यह मानना कि दार्शनिक की सारी रचनाएं पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ी और बिना विरोधाभास की है, जबकि अक्सर उनके विचारों में बदलाव और विरोधाभास होते हैं। तो थर्ड जो हमारा आता है वो हमारा पूर्ण संगति का मिथक आता है या सुसंगति का मिथक भी हमें कहते हैं, जिसमें सोचना कि उनकी सभी रचनाएं बिना विरोधाभास के है। फोर्थ जो हमारा मिथक आता है वो हमारा आता है प्रोलेप्सिस का मिथक, जिसमें दार्शनिकों को भविष्य की थ्योरी का जनक मान लेना। जैसे कहना है कि मैकाइवले पहला आधुनिक विचारक था, जबकि उन्होंने ऐसा खुद नहीं कहा था। तो ये हमारे मैकाइवले जी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि उन्हें भविष्य की थ्योरी का जन्मदाता मान लेना चाहिए। तो इन्हें प्रोलेप्सिस का मिथक कहते हैं। तो यही थे हमारे 4 प्रकार के मिथक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विभिन्न चिंतन धाराएं, अर्थात जो हमारे स्कूल्स ऑफ थॉट है उसको हम समझ लेते हैं।
तो सबसे पहले जो दार्शनिक है उन्होंने विचारों को समझने के कई तरीके दिए हैं, जिसमें मार्क्सवादी, अधिनायकवादी, मनोविश्लेषणात्मक, नारीवादी, उत्तराधुनिक, ये सभी आते हैं। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है मार्क्सवादी व्याख्या। मानती है कि राजनीतिक दर्शन हमेशा वर्ग और शोषण से जुड़ा होता है। जैसे लोक का विचार लोकतंत्र नहीं बल्कि निजी संपत्ति बचाने का साधन था। तो जो मार्क्सवादी व्याख्या वो मानती है कि राजनीतिक दर्शन वर्ग और शोषण से जुड़ा है। तो ये तो हमारा मार्क्सवादी व्याख्या होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारी अधिनायकवादी व्याख्या आती है। तो अधिनायकवादी व्याख्या में पुराने विचारों की व्याख्या आधुनिक तानाशाही से जोड़ी जाती है। उदाहरण प्लेटो और रूसो को अधिनायकवादी का मूल माना गया है। जो अधिनायकवादी व्याख्या है उसमें पुराने विचारों को आधुनिक तानाशाही से जोड़ दिया जाता है। तो यही हमारी अधिनायकवादी व्याख्या थी। इसके बाद जो हमारी थर्ड व्याख्या आती है वो हमारी आती है मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या, जिसमें दार्शनिकों के विचारों को उनके व्यक्तिगत मनोविज्ञान और अवचेतन इच्छाओं से जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए फ्राइडियन विश्लेषण से समझना कि किसी विचारक ने स्वतंत्रता क्यों महत्व दिया। तो जो हमारा मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या है वो कहती है कि दार्शनिकों के निजी मनोविज्ञान कोई उससे जोड़कर देखती है। तो ये हमारा मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या हो गया। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट व्याख्या आती है वो हमारी आती है नारीवादी व्याख्या। पुराने दार्शनिकों ने महिलाओं की भूमिका को नजरअंदाज किया। नारीवादी व्याख्या इन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से पढ़ती है और बताती है कि वे पितृसत्तात्मक थे। तो नारीवादी व्याख्या बताती है कि कैसे महिलाओं की भूमिका नजरअंदाज की गई थी। तो ये हमारी नारीवादी व्याख्या हो गई। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट व्याख्या आती है वो हमारी आती है उत्तर आधुनिकतावादी व्याख्या। मानती है कि इतिहास कोई सीधी रेखा लाइनर प्रोग्रेस नहीं है। दार्शनिकों के विचार एक समान और अंतिम सत्य नहीं है, सब कुछ संदर्भ पर निर्भर करता है। तो जो उत्तर आधुनिक व्याख्या है वो मानती है कि इतिहास सीधी रेखा में नहीं चलता, सब संदर्भ पर निर्भर करता है। तो ये हमारी उत्तर आधुनिकतावादी व्याख्या थी। तो यही हमारी जो 5 तरीके की व्याख्या थी जो कि मैंने आपको बता दी। तो यही था हमारी विभिन्न चिंतन धाराएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे एक छोटे से निष्कर्ष को लेकर आता है। तो अब हम हमारे एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं पूरे चैप्टर का। तो निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक दर्शन की व्याख्या आसान भी है और कठिन भी। हमें दार्शनिकों को उनके समय, समाज और परिस्थितियों में समझना चाहिए। हर व्याख्या आंशिक होती है, इसलिए हमें एक दृष्टिकोणों को मिलाकर समझ बनानी चाहिए। तो स्टूडेंट जो राजनीतिक दर्शन है उसको समझना आसान भी है और चुनौतीपूर्ण भी है। हमें दार्शनिकों को उनको समय और संदर्भ में देखना चाहिए और हर व्याख्या अधूरी होती है, इसलिए कई दृष्टिकोण को मिलाकर ही हम पूरी तस्वीर बना सकते हैं। तो यही हमारे लोकतंत्र और न्याय और मानव मूल्यों को गहराई से समझने में मदद करता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है और साथ ही यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के पुरातनता के बारे में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 को कवर करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।